सच कहूँ तो मोटी मोटी किताबों से इतिहास पढ़ना कभी कभी थोड़ा बोरिंग हो सकता है ना? तो क्या हो अगर हम इसे किसी एक्शन से भरपूर फिल्म की तरह देखें। नमस्कार, और इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम 20वीं सदी की सबसे बड़ी और ड्रामेटिक घटनाओं में से एक रूसी क्रांति को बिल्कुल एक सिनेमैटिक टाइमलाइन की तरह डिकोड करने वाले हैं। यकीन मानिए, जब हम इतिहास के पन्नों को एक फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह पलटते हैं तो चीजें अपने आप दिलचस्प हो जाती है। आज की इस तेज रफ्तार वाली टाइमलाइन में हम रूसी क्रांति के हर एक सीन को समझेंगे ताकि आप इसके किरदारों और घटनाओं को आसानी से याद रख सकें। तो चलिए नजर डालते हैं हमारी आज की स्क्रिप्ट पर। हम इस कहानी को 3 एक्ट्स में बांटेंगे। एक्ट 1 1905 का वो साल जिसने कहानी की नींव रखी। एक्ट 2 फरवरी 1917 का वो क्लाइमैक्स जब एक पूरा साम्राज्य हिल गया। और फिर एक्ट 3 अक्टूबर 1917 का वो जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट। चलिए शुरू करते हैं। एक्ट 1 द प्रेल्यूड, यानी 1905 की वो क्रांति जहां से असंतोष के बीज बोए गए। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक व्यवस्था से, निरंकुशता यानी ऑटोक्रेसी। सोचिए, एक ऐसे रूसी साम्राज्य के बारे में जहां सारी की सारी ताकत सिर्फ एक इंसान के हाथ में है, ज़ार निकोलस द्वितीय। उन्हें जनता की राय से कोई मतलब नहीं था। अब जरा इमेजिन कीजिए उन आम मजदूरों को जो दिन में 15-15 घंटे कारखानों में खट रहे थे, वो भी बेहद कम मजदूरी पर। ये वो पॉइंट था जहां लोगों के सब्र का बांध टूटने ही वाला था। और फिर आता है हमारी कहानी का पहला बड़ा इंसिडेंट, 22 जनवरी 1905 का खूनी रविवार या ब्लडी संडे। हुआ ये कि फादर गैपॉन के नेतृत्व में मजदूर सिर्फ 8 घंटे की शिफ्ट और थोड़े बेहतर वेतन की मांग करते हुए राजा के विंटर पैलेस की तरफ जा रहे थे, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन जार की पुलिस ने क्या किया? उन्होंने सीधे गोलियां चला दी। 100 से ज्यादा लोग मारे गए। एक शांतिपूर्ण मांग एक पल में भयानक त्रासदी बन गया और इसने पूरे देश में हड़तालों की आग भड़का दी। अब जब पूरे देश में बवाल मच गया तो ज़ार ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने लोगों को शांत करने के लिए एक निर्वाचित संसद बना दी जिसे ड्यूमा कहा गया। लेकिन सच बताऊं, राजा के लिए ये सिर्फ एक दिखावा था। उन्हें अपनी पावर किसी के साथ शेयर करने का कोई शौक नहीं था। नतीजा, उन्होंने अपनी ही बनाई इस पहली संसद को महज 75 दिनों के अंदर ही बर्खास्त कर दिया। अब कहानी में एंट्री होती है एक बहुत बड़े कैटलिस्ट की, 1914 का प्रथम विश्व युद्ध, जिसने इस राजशाही के पतन की स्पीड को टॉप गियर में डाल दिया। इस विश्व युद्ध ने ज़ार की बची खुची इमेज को भी पूरी तरह तबाह कर दिया। कैसे? पहला कारण, रूसी सेना मोर्चे पर बुरी तरह हार रही थी। दूसरा, लोगों में जर्मन विरोधी भावनाएं इतनी भड़क गई थीं कि राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राड रख दिया गया। ऊपर से ज़ार की पत्नी जरीना अलेक्जेंड्रा खुद जर्मन मूल की थी, जिस वजह से उन पर शक किया जाने लगा। और हाँ, रासपुतीन जैसे अयोग्य सलाहकारों ने तो आग में घी का काम किया। इसके साथ ही रोटी की भयंकर कमी और ठप होते उद्योग। जरा सोचिए, ऐसी स्थिति में कोई भी शासक कब तक टिक सकता है? और यहीं से शुरू होता है एक्ट 2, साम्राज्य का चरमोत्कर्ष, यानी 1917 की फरवरी क्रांति। सीन सेट है 1917 की कड़ाके की ठंड और पेट्रोग्राड शहर की सड़कें। सालों का गुस्सा और भूखमरी अब बर्दाश्त से बाहर थी, और ये घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि आप हैरान रह जाएंगे। 22 फरवरी को महिलाओं ने मोर्चा संभाला और भारी हड़तालें शुरू कर दीं। 25 तारीख को ज़ार ने फिर से डूमा को सस्पेंड करने की कोशिश की, लेकिन असली क्लाइमैक्स आया 27 फरवरी को। पुलिस और सैनिकों ने सीधे सीधे राजा के आदेश मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बगावत कर दी और वो आम जनता के साथ खड़े हो गए। इस पूरी अफरा तफरी के बीच एक नया पावर सेंटर उभरकर सामने आया, पेट्रोग्राड सोवियत। ये कोई आम परिषद नहीं थी। इसमें हड़ताल कर रहे मजदूर और वो बागी सैनिक शामिल थे जो अब एक साथ आ गए थे। अचानक से राजशाही के सामने एक ऐसी ताकत खड़ी हो गई थी जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। और फिर आता है इस एक्ट का सबसे बड़ा पल। 2 मार्च 1917 को ज़ार निकोलस को घुटने टेकने पड़े। सदियों से चला आ रहा राजशाही का सिलसिला एक झटके में खत्म हो गया और देश को चलाने की जिम्मेदारी एक अस्थायी प्रोविजनल गवर्नमेंट यानी प्रांतीय सरकार ने अपने हाथों में ले ली। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। यहाँ आता है हमारी कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, व्लादिमीर लेनिन की वापसी और उनकी मशहूर अप्रैल थीसिस।
निर्वासन काट रहे लेनिन जब रूस वापस लौटे तो वो शांत बैठने वाले नहीं थे। आते ही उन्होंने 3 ऐसी मांगें रख दी जिन्होंने पूरे देश में तहलका मचा दिया। इसे अप्रैल थीसिस कहते हैं। पहली मांग, ये विश्व युद्ध तुरंत बंद करो। दूसरी, सारी जमीनें सीधे किसानों को दे दो। और तीसरी, सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दो। ये बहुत ही रेडिकल आइडियाज थे, लेकिन उस भूखी और युद्ध से थक चुकी जनता के कानों में ये बातें किसी जादुई संगीत की तरह पड़ी। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ 2 अलग अलग ताकतें टकरा रही हैं। एक तरफ है प्रांतीय सरकार जो युद्ध खत्म नहीं कर पा रही, मजदूरों को पीट रही है और नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। उनकी पॉपुलैरिटी एकदम नीचे जा रही थी। और दूसरी तरफ लेनिन के बोल्शेविक, वो किसानों और मजदूरों के बीच भारी लोकप्रियता हासिल कर रहे थे, नई समितियां बना रहे थे और सत्ता पर कब्जा करने की पूरी प्लानिंग कर चुके थे। और ये हमें लाता है हमारे तीसरे और आखिरी एक्ट पर, अक्टूबर क्रांति, जब बोल्शेविकों ने सीधा सत्ता पर कब्जा कर लिया। ये कोई आम तख्ता पलट नहीं था, ये किसी थ्रिलर मूवी के बेहतरीन सीक्वेंस जैसा था। 16 अक्टूबर को लियोन ट्रोत्स्की ने एक सैन्य क्रांतिकारी समिति बनाई। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हुआ और हालात इतने बिगड़ गए कि प्रधानमंत्री केरेंस्की को शहर से भागना पड़ा। उसी रात ऑरोरा नाम के एक जंगी जहाज ने विंटर पैलेस पर गोलाबारी शुरू कर दी। और आपको पता है सबसे हैरानी की बात क्या थी? प्रांतीय सरकार के मंत्रियों ने बिना किसी बड़े खून खराबे के ही सरेंडर कर दिया। रातों रात राजधानी बोल्शेविकों के कंट्रोल में आ गई। सत्ता हाथ में आते ही बोल्शेविकों ने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। उन्होंने सिस्टम को जड़ से पलट दिया। ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का कड़ाई से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया ताकि किसान उसे कुलीनों से अपने कब्जे में ले सकें। पुराने नवाबों वाले टाइटल्स पर आधिकारिक तौर पर बैन लगा दिया गया। और हाँ, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर अब रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, जब एक पार्टी रातों रात इतने बड़े साम्राज्य में इतने बड़े और कट्टर बदलाव थोप देती है, तो क्या बाकी के लोग चुपचाप बैठकर ये सब देखते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। इस क्रांति ने जाहिर तौर पर एक बहुत ही भयानक और खूनी गृह युद्ध के बीज बो दिए थे। इस नए समाजवादी राज्य का असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। खैर, वो कहानी किसी और दिन के लिए। आज के इस हिस्टोरिकल एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और दिलचस्प टॉपिक